नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। शुरुआत करते हैं खबरों की। आज मोहन सरकार के बजट का पिटारा खुलेगा। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट पेश करेंगे। बजट से पहले वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने पूजा अर्चना की। उसके बाद डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने कहा कि बजट में ज्ञान पर फोकस रहेगा, सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला, जिसके बाद पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने बजट पेश होने से पहले ही निराशा जाहिर की। वहीं बजट से प्रदेशवासियों को काफी उम्मीदें हैं। ज्ञान यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी पर विशेष फोकस है। 4 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट आज पेश किया जा सकता है। तो आज मध्य प्रदेश सरकार का ये दूसरा बजट अब से कुछ देर बाद पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा लगातार 7वीं बार बजट पेश करेंगे। 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का ये बजट हो सकता है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा अपने घर से निकल चुके हैं। पूजा अर्चना उन्होंने की। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उनकी तरफ से की गई, जिसमें उन्होंने कहा है कि बजट का फोकस ज्ञान पर रहेगा। ज्ञान यानी युवा, महिलाएं, गरीब और किसान, सभी वर्गों को इस बजट से लाभ मिलेगा। हमने जनता से सुझाव भी लिए हैं और विशेषज्ञों से भी संवाद किया था और उसी के आधार पर मध्य प्रदेश का ये बजट तैयार किया गया है। साथ ही साथ जगदीश देवड़ा ने यह भी कहा कि वो विश्वास दिलाना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश का बजट पूरी तरह से जनता को समर्पित होगा। तो बजट में कुछ बड़ी घोषणाएं भी आज की जा सकती हैं, जिसमें भोपाल और इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन का ऐलान हो सकता है। इंदौर, उज्जैन और रीवा में नई आईटी पार्क की भी घोषणा की जा सकती है। इसके अलावा बड़े शहरों में आधुनिक गौशालाओं का निर्माण का भी ऐलान किया जा सकता है। आदिवासी गांव में 100% सेफ ड्रिंकिंग वाटर अभियान चलाया जा सकता है, क्योंकि पानी की समस्या कई जगह रहती है। ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं, जब वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा अपने घर से निकले तो उस दौरान उन्होंने उनकी जो पत्नी है, उन्होंने टीका लगाकर उनका स्वागत किया है। उनको एक तरह से, जब भी आप किसी शुभ काम के लिए जाते हैं तो आपके बड़े इसी तरह से आपको शुभ कार्य के लिए ऑल द बेस्ट बोलते हैं, ये एक तरीका है। तो उसी तरह से ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वित्त मंत्री की तरफ से की गई है। अब से कुछ देर बाद मध्य प्रदेश का बजट जनता के सामने पेश किया जाएगा। पर फोकस हमारा बजट होगा, जिसमें चारों महिलाएं, युवा, किसान और गरीब, इन चारों पर फोकस होगा हमारा बजट। और जितने भी क्षेत्र हैं, चाहे वो ऊर्जा का क्षेत्र हो, फिर चाहे वो सड़कों के विस्तार का हो, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, फिर चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, और जितनी भी योजनाएं हैं इंडस्ट्री के बारे में हो, युवाओं को रोजगार उपलब्ध हो, इन सब बातों का समावेश हम आज मध्य प्रदेश की विधानसभा में जब बजट पेश करेंगे तो इन सब बातों की चिंता करते हुए मध्य प्रदेश का बजट रखेंगे। हमारी सरकार 5 साल में अपने बजट को दोगुना करेगी। आपकी जानकारी में पिछली बार लगभग 3.5 लाख करोड़ का बजट हमने दिया था। इस 4,20,000 से ऊपर करोड़ का बजट होने वाला है। ये एक तरह से वित्त मंत्री द्वारा बजट जैसे ही आएगा, हम सब जानते हैं कि सभी क्षेत्रों में विकास के लिए पर्याप्त धनराशि देने के साथ हमने अपना विकास की संकल्प को माननीय मोदी जी के संकल्प से मिलाने का प्रयास किया है। भारत के सभी राज्यों में सबसे तेज गति से बढ़ने वाला राज्य अगर कोई है तो मध्य प्रदेश है। मैं अपने इस राज्य के बजट के साथ साथ यहाँ के युवा, महिला, किसान, गरीब सभी वर्गों की बेहतरी के लिए लिए गए माननीय प्रधानमंत्री के संकल्प की पुष्टि के लिए ये सरकार काम कर रही है। तो बजट का सार, बजट की संख्या बढ़ाना राशि में, कर्ज लेने के अपेक्षा के लिए, कर्ज उससे ज़्यादा ले सकती है सरकार, उसकी योजना बनाने का नाम है बजट। करप्शन अद्भुत अकल्पनीय करना, इसका पुराना इतिहास है। किसानों के लिए 3100 का धान करे, आशा है 2700 गेहूं के करे, 3000 बहनों का करे, प्रोविजन रखना चाहिए। 2.5 लाख नौकरियों का, नौकरी तो आज ही डेटा आया है कि घट गई, प्राइवेट सेक्टर की भी घट गई, यानी बेरोजगारी बेहताशा है। तो केक की रिपोर्ट कहती है कि भ्रष्टाचारी सरकार है। तो बजट भ्रष्टाचार, कर्ज, करप्शन, कमीशन, बजट लाएगी ये सरकार।
तो मोहन सरकार का ये बजट अब से कुछ देर बाद पेश किया जाएगा, जो पूरी तरह से ज्ञान पर फोकस रहेगा, ऐसा वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा की तरफ से जानकारी दी गई है। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। अर्थशास्त्री पवन विजयवर्गीय जी हमारे साथ हैं और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं सत्यप्रकाश शर्मा जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, रतलाम से चंद्रशेखर सोलंकी हैं और साथ ही साथ बैतूल से रुपेश कुमार मंसूरे भी हमारे साथ हैं। रुपेश, पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ हैं, तो उनको क्या उम्मीदें हैं बजट से, जल्दी से समझ लीजिए। ये बजट से ये उम्मीद है कि भाई सस्ता होना चाहिए। आज ये स्थिति हो गई है मार्केट में, महंगाई के चक्कर में भी त्योहार आदमी नहीं मना पा रहा है। आज देख लो, होली का त्योहार है, 2 रोज बाकी है, मार्केट पब्लिक नहीं, कलर की दुकान दिख रही है आपको, कोई भीड़ नहीं दिखेगी आपको। आज ये सब तस्वीर होना चाहिए, तेल, मैदा, शक्कर, खाने ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास। महत्वपूर्ण तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के पास आई हैं, आगे हम दिखाएंगे। रुपेश, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। जरूरत की चीजें वो कम होना चाहिए और जैसे शिक्षा के क्षेत्र में गवर्नमेंट ने थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शिक्षा का स्तर बहुत मतलब एक तरह से काफी महंगाई बढ़ते जा रही है। उसमें गरीब और छोटे तबके और मीडियम परिवार को बच्चों को पढ़ाने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा हो सके तो कम से कम या तो गवर्नमेंट स्कूलों में सीट बढ़ाना चाहिए और सभी वर्गों को मौका मिलना चाहिए। जैसे क्या होता है, कई वर्ग और का वो रहता है, तो कम से कम सीटों को बढ़ावा देके केवी हो या सीएम राइज वगैरह इसकी ब्रांचें बढ़ा के, सीट बढ़ा के वहाँ भी गवर्नमेंट ने प्रयास करना चाहिए। और स्वास्थ्य को लेके भी गवर्नमेंट ने ध्यान देना चाहिए, क्योंकि क्या गरीब और मध्यम वर्ग जो है उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब पहली बार तो आयुष्मान कार्ड को मतलब गवर्नमेंट ने एक प्रयास अच्छा किया है कि बड़े लोगों को भी, सीनियर सिटीजन को भी आयुष्मान कार्ड की सौगात दी गई है। ऐसा मतलब सभी लोगों पे ध्यान देना चाहिए। और भी लोग क्या होना चाहिए इस बजट में? इस बजट में बस गैस कनेक्शन कम होना चाहिए, तेल कम होना चाहिए और युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। ठीक है रुपेश, मैं लौटूंगी आपके पास, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो मूल रूप से यही 3 से 4 बातें सामने आ रही हैं कि महंगाई कम होनी चाहिए और लोगों के पास पैसा बचना चाहिए, रोजगार ज्यादा से ज्यादा मिलना चाहिए और सब चीजें, चाहे वो दवाई हो चाहे वो पढ़ाई हो, सस्ती होनी चाहिए। पवन विजयवर्गीय जी हमारे साथ हैं, अर्थशास्त्री हैं। पवन जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को समझाइएगा कि आखिर बजट कैसे तैयार किया जाता है, किन किन बातों का उसमें ध्यान रखा जाता है। नमस्कार। नमस्कार पवन। देखिए, बजट हेलो जी जी, हमारा आवाज आ रहा है? जी जी। हाँ, देखिए, बजट निर्माण के समय सारे पिछले वर्ष का परफॉर्मेंस देखा जाता है। उसके साथ ही एक जो सरकार होती है, उस सरकार के ऊपर यह दायित्व होता है कि वो अपने नागरिकों की सुरक्षा का, स्वास्थ्य का, शिक्षा का, जो दैनिक आवश्यकता की चीजें उसका पूरा ध्यान रखा जाए और उन चीजों का समावेश भी करती है। इस बात से आपको मैं बताऊं कि जैसे बजट है, बजट का जो आर्थिक सर्वेक्षण आया है उससे खुद से भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं, और जो नीति निर्धारक नेतृत्व है वो भी ये घोषणा कर रहा है। अभी माननीय वित्त मंत्री जी ने भी कहा है कि हम जो है ज्ञान, महिला, युवा। ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास पवन जी। ये महत्वपूर्ण तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहा है। ये देखिए, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा और साथ में है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। और ये है मोहन सरकार का पिटारा जो इस वक्त दोनों नेताओं के हाथ में है और एक तरह से शाबाशी मुख्यमंत्री दे रहे हैं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा को, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण कार्य है जो आज निभाने जा रहे हैं। जगदीश देवड़ा वित्त मंत्री के रूप में अपना 7वीं बार बजट पेश करने जा रहे हैं। जगदीश देवड़ा, मोहन सरकार का ये दूसरा बजट है और बजट से पहले की ये तस्वीर है
अब से कुछ देर बाद तस्वीरें विधानसभा से भी हमें मिलनी शुरू हो जाएंगी, लेकिन ये महत्वपूर्ण तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको एक्सक्लूसिव इस वक्त दिखा रहा है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा और साथ में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। आप अगर बॉडी लैंग्वेज को समझेंगे तो आपको लगेगा पूरी तरह से खुशहाल कर देने वाला ये बजट हो सकता है। दोनों ही नेताओं के चेहरे पर भरपूर कॉन्फिडेंस है, मुस्कुराहट है, जिससे ये लग रहा है कि आज मध्य प्रदेश वासियों के लिए खुशखबरी आने वाली है। और इसी बीच हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पक्ष रखने के लिए वंदना जी भी जुड़ गई हैं और कांग्रेस पार्टी की तरफ से फिरोज सिद्दीकी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। फिरोज जी, आपके पास मैं आती हूं, लेकिन उससे पहले पवन जी आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। वही कह रहा था कि जो माइंड सेट उन्होंने किया हुआ है, उनका बॉडी लैंग्वेज जो दिखा रहा था कि सरकार के प्रतिनिधि पूरी तरह कृतसंकल्पित है प्रदेश के हर वर्ग को मदद करने के लिए, और जो रहा सहा वो कसर पूरी कर दी है। बम्पर मानसून जो आया है, उस बम्पर मानसून की वजह से जो आने वाली फसलें हैं उनकी भी अपेक्षा कर रहे हैं सभी लोग। किसान वर्ग भी कर रहा है कि इस बार भरपूर फसल उत्पादन होगा, और भरपूर फसल उत्पादन होगा तो कहीं ना कहीं सर्वहारा वर्ग को इससे मदद मिल सकेगी, उनके जीवन यापन का स्तर ऊपर उठ सकेगा। रही बात महंगाई की, जो प्रश्न उठाया है, तो महंगाई भी निश्चित तौर पर संकेत आने लगे हैं। रिटेल जो हमारा महंगाई का इंडेक्स है वो भी डाउन होने लगा है, तो हर जगह सकारात्मक संकेत आ रहे हैं। और ये सकारात्मक संकेत कहीं ना कहीं हमें यह एहसास करा रहा है कि हमारे नीति निर्धारक नियंता कहीं ना कहीं जो बजट में घोषणाएं करने वाले हैं उसमें इन सब रियायतों ठीक है पवन जी, यानी कि आपको तो बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं कि मध्य प्रदेश की जनता के लिए आज कोई बड़ी खुशखबरी बजट से मिल सकती है। फिरोज सिद्दीकी जी, आपकी तरफ से जीतू पटवारी जी का बयान आया, वो तो काफी निराश हैं बजट से पहले ही, आपका क्या कहना है? देखिए, निराशा की वजह है, जब पिछले साल का हम बजट देखें तो बजट का मात्र 60% पैसा खर्च हुआ। सेंट्रल की जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें मैचिंग ग्रांट भी सरकार ने दी, लेकिन उसके बावजूद भी 50% जो है डबल इंजन की सरकार से हमको 50% ही रेवेन्यू केंद्र सरकार से मिला है। आप हालात देखिए कि बजट जो है जैसे आदिवासी विभाग का है, जिसको अनुसूचित जनजाति विभाग कहते हैं, उस विभाग ने कुछ 50-60% पैसा खर्च किया है। अनुसूचित जनजाति विभाग ने 50-60% पैसा खर्च किया है। ऐसे ही कृषि विभाग ने कुल 60% पैसा खर्च किया है। और हद तो ये है कि सेंट्रल जो ग्रांट है उनको मात्र 25% मिली है, जबकि इस देश में जो देश के कृषि मंत्री हैं वो पिछले 6-7 साल से मध्य प्रदेश से ही आते हैं। तो मध्य प्रदेश के लोगों को निराशा तो होगी, आप कितना भी बड़ा बजट बना लीजिए, लेकिन अगर आप उस पैसे को खर्च नहीं कर रहे हैं तो हमको निराशा होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, छोटा-छोटा ही रखते हैं ताकि जनता को अच्छे से समझ में आ जाए। आपका मेन पॉइंट ये है कि बजट बढ़ाने से कुछ नहीं होगा जब तक आप उससे जनता पर खर्च नहीं करते हैं। वंदना त्रिपाठी जी। जी नमस्कार मनु जी, पैनल को भी नमस्कार। देखिए, आज मध्य प्रदेश के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज हमारे वित्त मंत्री जी बजट प्रस्तुत करने वाले हैं, और जिस प्रकार से कल आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में ये बताया गया था कि मध्य प्रदेश की जो ग्रोथ रेट है वो 11.2% तक बढ़ी है। जिस प्रकार से पर कैपिटा इनकम 9% बढ़ी है, 1.37 लाख से बढ़कर वो 1.52 लाख पर गई है। तो जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी बार बार ये प्रश्न चिन्ह लगाती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लोगों के साथ न्याय नहीं हो रहा है, तो ये चीज़ तो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में ही साबित कर दी गई है कि जिस प्रकार से हमने पर कैपिटा इनकम को बढ़ाया है, ग्रोथ रेट को बढ़ाया है, जीडीपी का जो स्ट्रक्चर है वो भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप याद करिए कांग्रेस पार्टी का जमाना जब पर कैपिटा इनकम 11,000 रुपए हुआ करती थी, और आज हम 1,52,000 पर पहुंच चुके हैं। जब हम अपने बजट की बात करते हैं तो हमारा बजट कुछ बिंदुओं पर आधारित रहता है। जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, उसी प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी भी ये बात कह रहे थे कि हमारा बजट गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के कल्याण करने वाला बजट होगा। हमारा फोकस इन पर रहेगा। ज्ञान को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, और बजट में भी आप देखिएगा वो सारी चीज़ें आपको होती हुई दिखाई देंगी। सबसे बड़ी बात यह है
कि जिस प्रकार से कल आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट ने यह साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किए हैं वो धरातल पर नजर आ रहे हैं। नहीं, इसका छोटा सा जवाब दीजिएगा। जो फिरोज जी पूछ रहे हैं कि बजट तो बढ़ा दिया गया हर विभाग में, चाहे मैं स्वास्थ्य की बात कर लूं, 15,509 करोड़ रुपए था 2024 में, तो उसमें कितना खर्च हुआ? देखिए, हर विभाग की अगर बात करें तो आप देखिए कि मध्य प्रदेश का जिस प्रकार से डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट आप देखिए, या हर प्रकार से अगर हम स्वास्थ्य विभाग की बात कर लें तो देखिए आप कितने नए मेडिकल कॉलेजेस खोले गए हैं, कितनी सीटों में बढ़ोतरी की गई है। आज लोगों को सरकारी हॉस्पिटल्स में वो सारी सुविधाएं मिल रही हैं जिसके लिए उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता था। तो ये सारी चीजें सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की वजह से हो रहा है। और देखिए, कांग्रेस पार्टी के साथ तो क्या समस्या है कि वो संतुष्ट तो कभी हो ही नहीं सकते और हमें उनको संतुष्ट करना भी नहीं है। हम जनता को संतुष्ट करने के लिए बैठे हैं और जनता के कल्याण का बजट हम लेके आने वाले हैं। ठीक है, जनता को समर्पित होगा बजट। ठीक है, और इसी बीच कुछ खास तस्वीरें आ रही हैं, वो मैं दिखा देती हूं। फिर सत्यप्रकाश जी आपके पास आऊंगी। ये सीधी तस्वीरें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ये तस्वीरें हैं और कुछ बोल रहे हैं, सुन लेते हैं। सारे मामलों में बहुत सारी चीजों में आगे चले, तो एक अच्छे स्वस्थ राज्यों की श्रेणी में शामिल होने की आवश्यकता है। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त संभवतः ये बैठक है बजट से पहले की, जिसमें सभी मंत्री मौजूद हैं। जैसे ही और कोई जानकारी इन तस्वीरों को लेकर मिलती है हम अपने दर्शकों से साझा करेंगे। लेकिन सत्यप्रकाश शर्मा जी, आपके पास आते हुए, मोहन सरकार का दूसरा बजट, जगदीश देवड़ा अपना 7वां बजट पेश करेंगे। आपको एक आम आदमी के रूप में क्या उम्मीदें हैं आज के बजट से और कैसे विश्लेषण करेंगे आप? देखिए मनु जी, उम्मीदों की बात अलग है। एक्चुअली मैं एज ए जर्नलिस्ट बैठा हूं तो उसका एनालाइज ही कर सकता हूं। देखिए, ये पूरा जो बजट है जो आने वाला है, इसमें मुख्यतः मुझे एक चीज देखने को मिलती है जी, कि बजट में प्रधानमंत्री मोदी का विजन मध्य प्रदेश सरकार लेकर आगे चल रही है। देखिए, टर्म ज्ञान वाज कॉइन्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन 2023। तो वो उस समय जो ज्ञान था ना, ज्ञान का तात्पर्य वही है कि उन्होंने 4 वर्गों में समाज को बांटा है। कब? जब अपोजिशन पार्टीज ये बात उठाती हैं कि कास्ट सेंसस कराया जाए, तो उन्होंने 4 जातियां बांटी हैं, चाहे गरीब हो, युवा हो, अन्नदाता हो या नारी शक्ति हो। तो जैसा कि हमारे डिप्टी सीएम यानी फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि ये इन पर फोकस होगा। लेकिन मुख्य रूप से इस बार के बजट में एक चीज महत्वपूर्ण देखने को मिलेगी, वो दिखेगा इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर फोकस। हाँ। क्योंकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ एक ऐसी चीज है जो कहीं ना कहीं जो हम साइज लेके चल रहे हैं बजट का, उस साइज को पूरा करने की तरफ वही आगे बढ़ा सकती है। और जो चैलेंजिंग चीजें हैं जैसे कि रोजगार प्रदान करना, तो ये रोजगार प्रदान करने की तरफ एक बड़ा कदम हो सकता है। भले ही देवड़ा जी ने अभी उसमें पूरा डिटेल नहीं बताया है, लेकिन जो आकलन है या जो सोर्सेज हैं जो कह रहे हैं वो यही कहते हैं कि पब्लिक वेलफेयर में जो स्कीम्स हैं उनको कंटिन्यू रखना, इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर ज्यादा फोकस करना। अगर ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर फोकस होगा तो जो 4 वर्ग हैं उन 4 वर्गों के एनकरेजमेंट या उनको एम्पावर करने की तरफ ये बजट आगे जाएगा। एक चीज महत्वपूर्ण है कि ये बात सही है। ठीक है, मैं लौट रही हूं आपके पास। फिर से तस्वीरें आ गई हैं। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को, आप देख सकते हैं। और बजट से पहले ये बैठक चल रही है और इससे जुड़ी और कोई जानकारी आएगी तो हम फौरन अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। सत्यप्रकाश जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए। पर यह है कि इस बजट से जितना बजट है, मध्य प्रदेश पर कर्ज भी है, लेकिन मोहन यादव की सरकार ने कुछ ऐसे स्टेप लिए हैं जिससे ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि स्टेट इंडस्ट्रियल ग्रोथ के साथ, चाहे उनका रिसेंटली जो जीआईएस हुआ हो, आरआईसीस किए हों या स्टेट के बाहर या दूसरे देशों में रोड शोज किए हों अट्रैक्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट को, वो कहीं ना कहीं ये प्रयास दिखा रहे हैं कि मध्य प्रदेश
इंडस्ट्रियल ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहा है, और ये सबसे बेहतर स्टेप होता है किसी स्टेट की इकोनॉमी को बढ़ाने, वहां जॉब क्रिएशन के लिए, और जो कर्ज है उसको कम करने, यानी कि जब मतलब एक तीर और कई निशाने, ये वही वाली बात हो गई कि सिर्फ अगर ज्यादा से ज्यादा निवेश आएगा तो अपने आप बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। इस पर छोटा सा कमेंट कर दीजिए, फिर मैं रतलाम जा रही हूं हमारे सहयोगी के पास। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए क्या है कि रेवेन्यू जनरेशन, हाँ। जब तक रेवेन्यू जनरेशन नहीं होगा तब तक स्टेट की इकोनॉमी आगे कैसे बढ़ेगी। इसलिए रेवेन्यू जनरेशन के लिए जो हमारे परंपरागत जो सोर्सेज हैं, जिन डिपार्टमेंट से आता है, उनके अलावा उनमें कितनी वृद्धि कर सकते हैं, साथ ही साथ नए सोर्सेज डेवलप करने के लिए इंडस्ट्री अगर आती है तो जीएसटी बढ़ेगा, स्टेट का जीएसटी बढ़ेगा, दूसरे टैक्सेस बढ़ेंगे, ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे, और प्रयास ये रहेगा कि हमने किसी पर टैक्स नया नहीं लगाया। और मुझे आशा है ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। चंद्रशेखर सोलंकी हमारे साथ हैं, हमारे सहयोगी रतलाम से, जो किसानों के साथ हैं। चंद्रशेखर, आप भी बातचीत कर लीजिए किसानों से, क्योंकि अब कुछ ही वक्त बचा है, उसके बाद तो सबके सामने होंगी सारी चीजें। जी बिल्कुल, कुछ ही वक्त बचा है, और देखिए किसानों से भी बात करेंगे। जो मंडी के अंदर हम इस वक्त मौजूद हैं, मंडी की तस्वीर भी दिखा दूं किस तरीके से जो है ये अनाज लेकर के यहाँ पहुँचते हैं अपने दाम के अच्छे उचित मूल्य के लिए, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए किस तरीके से कश्मकश रहती है, और क्या उम्मीद है बजट में कि इस कश्मकश में राहत मिले। बजट से सबसे पहले किसानों को उम्मीद ये है कि किसानों के जो भी उपकरण हैं उन पर 25% 18% जीएसटी उसको कम किया जाए, पेस्टिसाइड के दाम कम किए जाए, खाद के दाम कम किए जाए, तो ही लागत मूल्य कम होगा और आमदनी बढ़ेगी। दूसरा, सरकार ने अभी तक गेहूं खरीदी केंद्र चालू नहीं किए। देख लीजिए मंडी की हालत, परेशान हो रहे हैं। क्या उम्मीद बजट में क्या चाहते हैं? बजट में यही चाहते हैं कि किसानों को फायदा अधिक मिले, और उसके लिए जो लागत मूल्य है उस पर नियंत्रण के लिए जीएसटी कम हो, पेस्टिसाइड का दाम कम हो, खाद के दाम कम हो, और उस किसानों को विशेष सुविधाएं मिलनी चाहिए। सुविधाएं मिलनी चाहिए। और भी किसान है हमारे साथ, क्या कुछ लेकर के आए आप मंडी में, और क्या उम्मीद करते हैं कि क्या खेती बाड़ी में चीज महंगी होती जा रही है? सब चीज महंगी, हाँ। क्या क्या चीज? ये खाद बीज सभी महंगे हो रहे हैं, दवाई वगैरह सभी महंगे हो रहे हैं। जी, ट्रैक्टर लेते हैं आप तो सब्सिडी मिलती है? नहीं मिलती है। क्या मिलती है सब्सिडी तो, लेकिन हमारा तो नहीं मिली। अच्छा जी, तो ये भी उम्मीद करते हैं कि सब्सिडी जो हर वर्ग किसान के। चंद्रशेखर, अगर किसानों के एंगल से देखें तो जो भी उपकरण हैं जो कृषि में इस्तेमाल किए जाते हैं उन पर जो जीएसटी लगता है उसको कम करने की मांग किसानों की तरफ से की जा रही है। और एक और बड़ी बात यह है कि अभी हाल ही में मोहन सरकार ने एक बड़ा ऐलान किसानों के लिए किया था कि बिजली कनेक्शन 5 रुपए में अब किसानों को मिलेगा, जो कि 10-10 हजार रुपए में मिला करता था। हमारे सहयोगी दीपक भी जुड़ गए हैं विधानसभा के बाहर से। क्या हलचल है? बजट आने वाला है दीपक। जी बता दूं कि मध्य प्रदेश की विधानसभा के बाहर हलचल देखने के लिए मिल रही है। धीरे धीरे अब जो विधायक हैं उनका पहुंचने का सिलसिला जारी है, और अंदर मोहन सरकार के कैबिनेट की बैठक चल रही है। बजट सत्र से पहले जो कैबिनेट होनी थी आज वो विधानसभा के अंदर ही चल रही है, और तमाम मंत्री, मिनिस्टर्स और मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे हुए हैं और कैबिनेट की बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं। और एक एक करके सिलसिलेवार अब कांग्रेस के विधायकों का भी पहुंचने का सिलसिला जारी है। तमाम अलग अलग विधायक, चाहे हीरालाल अलावा हों, विधायक जो कांग्रेस से आदिवासी नेता हैं वह भी यहाँ पहुंच चुके हैं। उसके अलावा अलग अलग विधायकों का यहाँ पे पहुंचने का सिलसिला जारी है। फिलहाल यहाँ पर अभी अंदर कैबिनेट की बैठक चल रही है, और फिर उसके बाद यहाँ पर हलचल और तेज होगी, और हो सकता है कि बीते दिनों के मुताबिक फिर आज कांग्रेस का प्रदर्शन यहाँ बाहर देखने के लिए मिले, क्योंकि कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि इस बजट में ऐसा कुछ खास नहीं है, जिसके चलते हुए लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं हम यदि बात करेंगे तो राजधानी भोपाल में तो यहाँ पे जनता की भी बजट को लेकर खासी आशा देखने के लिए मिली है, युवाओं को लेकर, महिलाओं को लेकर। और जो मंत्री जगदीश देवड़ा जो मुख्यमंत्री हैं, जो वित्त मंत्री हैं, उन्होंने साफ किया है कि जो प्रधानमंत्री का निर्देश है ज्ञान के ऊपर वह पूरा बजट समाहित है, और उसी के आधार पर उन 4 वर्गों को यह बजट साधता हुआ नजर आएगा, जिसमें सभी वर्ग सध जाएंगे। तो कह सकते हैं कि किसानों को लेकर पिछली कैबिनेट में और मुख्यमंत्री घोषणा भी कर चुके हैं कि 5 रुपए तक जो बिजली की जो उन्होंने घोषणा की थी कि 5 रुपए में कनेक्शन दिया जाएगा, हो सकता है कि आज उसे यहाँ पर मूर्त रूप कैबिनेट में दे दिया जाए। इसके अलावा जो अलग अलग वर्ग हैं उनको लेकर अब बजट खासा जो उनमें उत्साहित देखने के लिए मिला है, उत्साह देखने के लिए मिला है। उसके बाद से ही अब यहाँ पर लगातार जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उनके पहुंचने का सिलसिला भी जारी है विधानसभा में। ठीक है दीपक, जैसे कोई महत्वपूर्ण तस्वीरें आपके पास आए आप तुरंत हाथ उठाइएगा, मैं आपके पास लौटूंगी। लेकिन मेहमान हमारे साथ लगातार स्टूडियो में बने हुए हैं। मैं वंदना जी,
क्योंकि मध्य प्रदेश में कुल भूमि का हिस्सा जो है 49.43% खेती के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और अभी हम किसानों से बातचीत भी कर रहे थे, तो किसान क्या उम्मीद रखे? क्या जीएसटी कम होगा? क्या उनको राहत मिलेगी? खासतौर पर जो महंगाई है, चाहे वो बीज की बात हो, चाहे वो मंडी में पहुंच रहे हैं, उसके लिए बहुत सारी समस्याएं जो किसानों को झेलनी पड़ती हैं। क्या इससे राहत मिलेगी? जी बिल्कुल मनु जी, देखिए आपने अभी अपने चर्चा में बताया था कि जिस प्रकार से पहले बिजली का कनेक्शन 10-10 हज़ार रुपए में किसानों को मिला करता था, आज हमारे अन्नदाता को माननीय मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने उसे 5 रुपए में उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। ये कहीं ना कहीं किसानों की आय को बढ़ाने का माध्यम है। ये कहीं ना कहीं किसानों के ऊपर जो बोझ पड़ता है उसे कम करने का माध्यम है। और जिस प्रकार से हमारे किसान भाई बंधु ये चाहते हैं कि जीएसटी कम किया जाए और जो उनके फर्टिलाइजर्स हैं उन सब के भी दाम कम किए जाए, तो अवश्य इन सब बिंदुओं पर कार्य सरकार करेगी। और आप देखिएगा, और जैसे कि मैंने पिछले बार भी बोला, पिछले टॉकिंग पॉइंट में भी बोला था कि हमने हमेशा गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी पर फोकस किया है। अन्नदाता पर हमारा विशेष फोकस है क्योंकि हमारा मध्य प्रदेश एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था हुआ करता था, जिसे हम अब कृषि और औद्योगिक अर्थव्यवस्था बनाने में पर लगे हुए हैं। तो इसीलिए अन्नदाता पर हमारा विशेष फोकस है। ठीक है, और हम कोशिश करेंगे कि हम अपने अन्नदाता को जितना वंदना जी कह रही हैं कि अन्नदाता पर हमारा पूरा विशेष फोकस रहेगा, क्योंकि किसानों को भी काफी उम्मीदें हैं। इससे पहले भी 5 रुपए में बिजली कनेक्शन का ऐलान मोहन सरकार की तरफ से किया गया। देखिए, जो ऐलान किया है सब ऐलान ठीक है। हमको ये बताइए कि बहना इस बजट में 2700 रुपये किसानों को गेहूं का जो वायदा था, क्या वो आ रहा है? 3100 रुपये धान का आपने वायदा किया था, क्या वो आ रहा है? 5 रुपये आपने दूध पर बोनस देने की बात की थी, तो क्या इसमें बजट में वित्त मंत्री लेके आ रहे हैं कि मैंने ये प्रावधान किया है? ये सारी चीज़ों पर हम नज़र रखे हुए हैं। हालात ये हैं कि केंद्रीय बजट से जो हमको पैसा मिलना चाहिए मात्र 25% मिल रहा है। और जो कैग की रिपोर्ट कहती है कि इनका जो गवर्नेंस है, जो इनका मॉनिटरिंग है एक्सपेंडिचर पे, वो बहुत पुअर है। और वो ये भी कह रहे हैं कि इनकी जो योजनाएं बन रही हैं वो योजनाएं भी ठीक नहीं है। और ये कैग की रिपोर्ट है, ये कांग्रेस। ठीक है फिरोज जी, मैं लौट रही हूं आपके पास। दीपक हमारे सहयोगी के पास महत्वपूर्ण तस्वीरें। दीपक, कि हम लोग आशा रख रहे हैं अपने प्रदेश की महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, और जो मध्यम वर्ग है, जो पूरे अर्थव्यवस्था की रीढ़ होता है, उसके लिए ज़रूर बहुत कुछ सोच करके रखा गया होगा, ऐसी हम लोग आशा कर रहे हैं। और जैसे केंद्रीय जो बजट आया था उसमें 12 लाख तक की आयकर की छूट दी गई, ऐसी ही आशा हम लोग यहाँ पर भी रख रहे हैं। आप बीजेपी से विधायक हैं, विंध्य क्षेत्र से आते हैं, विंध्य क्षेत्र के विकास के लिए क्या महत्वपूर्ण इस बजट में रहेगा? और बात करें हम दलित और आदिवासियों को अधिकतर सरकार रिझाने में लगी, उनके लिए क्या इस बजट में लाया जाएगा? क्या जो आदिवासी और ये अनुसूचित जाति और जनजाति, ऐसे शब्द का अगर उपयोग करें अपन, तो इनके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो हम लोगों की अंत्योदय योजना है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो सोच कर रखा है, उस हिसाब से तो पूरी सरकार ही चलती है। और ये आशा कर रहे हैं कि बहुत बेहतरीन बजट आने वाला है। विंध्य की बात करें, रोजगार की बात करें, लगातार लोगों का पलायन होता है वहाँ से। विंध्य में अब आप ये समझ सकते हैं कि अपने उप मुख्यमंत्री जी इंजीनियर राजेंद्र। ठीक है दीपक, मैं लौट रही हूँ, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ मेहमान लगातार बने हुए हैं। फिरोज जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा, फिर पवन जी आपके पास में आऊंगी। जहां तक लागत मूल्य का सवाल है, तो लागत मूल्य कैसे घटेगा? जो किसान कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। 5% पेस्टिसाइड पे वैट लगा करता था, आज 18% लगता है। जितने इम्प्लीमेंट्स थे कृषि उपकरण, वो 0% टैक्स पे थे, आज 12% टैक्स लग रहा है। मतलब आप एक तरफ से किसान से ले रहे हैं और उसको बड़ी थोती सी घोषणा बता रहे हैं कि 5 रुपए में बिजली कनेक्शन। कमलनाथ सरकार जो थी, 44 पैसे पर यूनिट में देश में सबसे सस्ती बिजली जो थी वो किसानों को दे रही थी, आपने वो भी बंद कर दी। हालात ये हैं कि किसानों को जो अनुदान पे पाइप, कृषि उपकरण, पेस्टिसाइड ये जो मिला करता है, ये लॉटरी सिस्टम से मिलता है मध्य प्रदेश में। और हमारा जो पैसा है, बजट का जो एलोकेशन है, केंद्र से पैसा आता नहीं है, क्योंकि जो है मध्य प्रदेश के लोग 29 के 29 सांसद जिताते। क्या मोदी जी उस पर मोदी जी हम लोगों को ये तोहफा दे रहे हैं मध्य प्रदेश के किसानों को? यही तो हम लोगों के सवाल है कि आपका बजटरी जो मॉनिटरिंग है वो आपकी पुअर है।
आप जो बजट बनाते हैं, जो योजनाएं बनाते हैं और उस पर जो खर्च करते हैं वो पुअर है, ये कैग कहता है। तो आपका जो बजट है, पहले तो आप 3 साल का जो कांग्रेस मांग करती कि आप श्वेत पत्र जारी कीजिए कि आपने किन किन योजनाओं में कितना कितना पैसा खर्च किया, उन योजनाओं का क्या रिजल्ट आया, और उसके बाद जो ये नया बजट है, नए बजट पर हम चर्चा कर लेंगे। हमारी तो 4-5 मांगे बिल्कुल खड़ी हुई है, इसी को लेकर अभी किसान कांग्रेस ने जो है घेराव किया था विधानसभा का। तो जो हमारी मांगे खड़ी हुई हैं वो सामने दिखना चाहिए। हमारे किसान को जरूरत है कि आज आप उसका लागत मूल्य कम करें, लेकिन आपके बजट में कोई बड़ी योजना आज कौन सी वित्त मंत्री जी लाते हैं, ये इस पर हमारी नजर है। इसका जवाब अन्ना जी आप तैयार रखिएगा, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि 2024 में कृषि और किसान कल्याण के लिए 19,718 करोड़ का बजट रखा गया था। पवन जी, किसानों के एंगल से हम बात कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि सारे और इसी बीच बजट नहीं बढ़ाया, प्रदेश पे कर्जा बढ़ाया, और राष्ट्रपति राज्यपाल के अभिभाषण से स्पष्ट है कि आपके पास कोई नई योजना नहीं है, तो आपने पुराने आंकड़े गिनाए। तो मैं नहीं समझता हूँ कि इस बजट के अंदर कोई नई सौगात जनता को मिलेगी। तो प्रदेश की जनता पहली कर्ज में डूबी हुई है और कर्ज लेके और डुबा रहे हैं, तो कर्ज से विकास कैसे होगा ये इनके बजट में पता चलेगा। वो तो करें ज्ञान, जो प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री ने ज्ञान पे आधारित बजट बताया। विपक्ष पिछले थे क्या? गरीब किसान नारियों को समर्पित रहेगा ये चर्चा करने से भागते, ये सदन नहीं चलाते, ये भागते, ये मुंह छुपाते। विपक्ष तो अड़ी गए, तैयार है हर बात पे लड़ने के लिए। उमंग सिंघार को आप सुन रहे थे। हालांकि बाकी जो पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि निराशा ही हाथ लगेगी बजट से, वही सेम लाइन लगभग अलग शब्दों में उमंग सिंघार कहते हुए नजर आ रहे हैं। पवन विजयवर्गीय जी, हम क्योंकि किसानों की बात कर रहे हैं और जो मेन फोकस है किसानों का, और जो उम्मीद है कि जो लागत है वो कम हो और जो आमदनी है वो ज्यादा हो, तो किस तरह से बजट को मैनेज किया जाता है सरकार की तरफ से कि किसानों की लागत बढ़े, माफ कीजिए, किसानों की आमदनी बढ़े? देखिए, किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए, और अभी जो चर्चा चल रही थी कि खाद महंगा मिल रहा है, खाद पर पहले ही सरकार काफी अनुदान दे रही है, और कहीं भी चाहे डीएपी हो या यूरिया हो, किसी तरह के रेट्स को बढ़ाया नहीं गया है। एक चीज। दूसरी चीज, जहां तक फसल की लागत का सवाल है, तो फसल की लागत को कम करने के लिए किसानों के लिए उनके खेतों पर पानी मुहैया कराया है। जहां एक समय 50 लाख 45 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई होती थी, आज की तारीख में हम 55-60 लाख हेक्टेयर जो है जमीन को सिंचित कर रहे हैं। खेतों के जमीन पर सरकार ने खेतों में पानी उपलब्ध कराया है। प्रेशराइज टेक्निक से कई जिले इतने सिंचित हो गए हैं कि देखने वाली बात है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार को किसानों की चिंता है, और सरकार किसानों की चिंता करते हुए सरकार ने अभी केन बेतवा लिंक परियोजना, पार्वती कालीसिंध चंबल योजना, तो कहीं ना कहीं इससे किसानों की जो सूखी जमीन है, प्यासा बुंदेलखंड है, आप देखेंगे आने वाले समय में सरकार की इस अभिनव योजना से पूरा बुंदेलखंड का 8,11,000 हेक्टेयर जमीन जो है सिंचित हो उठेगी। किसान जागेगा, जमीन जाग जाएगी। तो जहां तक मेरा कहना है कि किसानों के पवन विजयवर्गीय जी, ठीक है, हाँ ठीक है, एक महत्वपूर्ण बात कि सरकार पूरी तरह से किसानों के लिए चिंतित है, तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन फिर भी ग्राउंड जीरो पर हालात ऐसे क्यों हैं? सत्यप्रकाश शर्मा जी, विश्लेषण मैं आपसे लूंगी, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद चर्चा को यहीं से आगे बढ़ाएंगे।
तो मध्य प्रदेश सरकार का बजट अब से कुछ देर बाद पेश किया जाएगा। ये दूसरा बजट है मोहन सरकार का और जगदीश देवड़ा एज अ वित्त मंत्री अपना 7वां बजट अब से कुछ देर बाद पेश करने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा की तरफ से यह कहा गया है कि ये बजट पूरी तरह से जनता को समर्पित होगा, जनता के लिए होगा, ज्ञान में इसमें फोकस रहेगा, गरीब कल्याण की इसमें बातें होंगी। तो ये तमाम बातें वित्त मंत्री की तरफ से कही गई हैं। हालांकि विपक्ष की तरफ से यह जरूर कहा जा रहा है कि बजट सिर्फ नाम के लिए बढ़ाया गया है, लेकिन इससे पूरी तरह से निराशा ही हाथ लगेगी। हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर दीपक मौजूद है। दीपक के पास कुछ खास तस्वीरें हैं। दीपक जी, आप ये तस्वीरें देखिए, हाथ में धान लेकर पहुंचे हुए यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता और यहाँ पर जो किसान है वो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और हम इन्हीं किसानों से बात भी करेंगे। आप हाथों में ये पूरी बाली लेकर यहाँ पहुंचे हुए हैं, क्या मांगे हैं, क्या बजट? किसान हैं हम सभी, माननीय विधायक टिमरनी है हमारे संरक्षण साथ पहुंचे हुए। तो आप ये विधायक टिमरनी जो है हमारे साथ मौजूद है। विधायक जी क्या कहेंगे, हाथों में धान लेकर क्यों पहुंचे हुए हैं? देखिए, बीजेपी के घोषणा पत्र में था 2700 रुपए समर्थन मूल्य। इन्होंने 2700 रुपए समर्थन मूल्य नहीं दिया है। 6 सड़क योजना चालू नहीं करी है। पिछली बार भी हमने मांग करी थी। तो हमारा मुख्य जो मांग है वो यही है कि 2700 रुपए का समर्थन मूल्य दें और उसके ऊपर बोनस दे। किसानों का जो बोनस है वो 2013 से बंद है, तो ये तो 2013 से बंद था, वो बोनस दे रहे हैं। 2700 रुपए समर्थन मूल्य क्या हुआ, ये हमारी मांग है सरकार से। तो ये 2700 रुपए समर्थन मूल्य का क्या हुआ, क्या लगता है बजट में उसे पूरा किया जाएगा? कैबिनेट की बैठक भी अंदर चल रही है। देखिए, किसानों की तो यही मांग है और सरकार से अपेक्षा है कि 2700 रुपए समर्थन मूल्य दें और जो 2013 से किसानों का जो बोनस बंद था वो चालू कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो बजट में 12 साल का क्या हुआ, किसानों में इन्होंने घोषणा की थी, चुनाव में इन्होंने घोषणा की थी कि 2700 रुपए समर्थन मूल्य देंगे, जो नहीं दे रहे हैं। ये तो हमारी मांग है। खाद को लेकर देखिए, डीएपी और खाद उस पहले जमाने में किस भाव में मिलता था, पेट्रोल किस भाव में मिलता था, ये आपको मालूम है। इन सब की कीमतें दुगनी हो गई हैं, लेकिन जो हमारा गेहूं है उसकी जो कीमत दुगनी नहीं हुई है। तो हमारी मांग है इनसे किसान के लिए कि गेहूं की जो मांग है, समर्थन मूल्य है, उसको बढ़ाया जाए। समर्थन मूल्य गेहूं की मांग को लेकर बढ़ाया जाए और इन्हीं तमाम आप ये देख सकते हैं मुद्दों को लेकर अपने हाथों में यहाँ पर टिमरनी से विधायक धान लेकर पहुंचे हैं और एमएसपी बढ़ाने की मांग को लेकर ये यहाँ पर अब प्रदर्शन किया जा रहा है। तो ये राजधानी भोपाल विधानसभा में आप ये तस्वीरें देखेंगे तो यहाँ पर जो विधायक हैं वो पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर मांग जो है किसानों के हक की वो मांगते हुए नजर आ रहे हैं, समर्थन मूल्य की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो समर्थन मूल्य की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। आप समर्थन मूल्य 2700 रुपए कर दो। तो इससे पहले भी किसानों के हित के लिए प्रदर्शन किया गया था कल ही, हालांकि कांग्रेस की तरफ से, और अब विधायक पहुंचे हैं यहां पर और चाहते हैं कि समर्थन मूल्य 2700 रुपए कर दिया जाए। ऐसी मांग सरकार की तरफ से की जा रही है। अब मैं आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं महिलाओं की। क्या उम्मीदें करें वंदना जी महिलाएं? क्या लाडली बहना योजना का दायरा बढ़ाया जा सकता है? क्या कोई ऐसी स्कीम लाई जा सकती है जिसके जरिए महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर बनाया जा सके? देखिए मनु जी, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने एक भ्रम फैलाया था कि लाडली बहना योजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब दोबारा बनेगी तो बंद कर दी जाएगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लाडली बहना योजना में अभी राशि का जो अंतरण है वो समय से पहले हो रहा है। क्रमशः राशि को बढ़ाया भी जा रहा है। 1000 से उसे 1250 किया गया। किसी आयोजन पर, जैसे रक्षाबंधन पर 250 रुपये बहनों को उपहार के रूप में दिए गए थे। और इस योजना में और भी बहुत सारी योजनाओं को जोड़ा गया है, जैसे लाडली बहना आवास योजना, लाडली बहना उज्ज्वला योजना। वो इसलिए ताकि प्रधानमंत्री जी की जो आवास योजना या उज्ज्वला योजना के में जो बहनें रह गई हैं उनको उसका फायदा मिल सके। तो महिलाओं के कल्याण के लिए और महिलाओं के विकास के लिए तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र से लेकर प्रदेश की सरकार बहुत ज्यादा प्रतिबद्ध है। और उसका एक सबसे बड़ा जीता जागता एग्जाम्पल है कि जिस प्रकार से हमने विभागों में महिलाओं को आरक्षण दिया है, प्रत्येक विभाग में, वन विभाग को छोड़कर जिस प्रकार से हमने महिलाओं को 35% का आरक्षण दिया है, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि हम महिलाओं को जो उनके रोजमर्रा के खर्चे हैं उसके लिए तो पैसे दे ही रहे हैं,
क्योंकि हमारी कुछ गरीब महिलाएं हैं। बार बार लाडली बहनों पर ये प्रश्न चिन्ह उठाया जाता है कि ये राशि क्यों दी जा रही है। देखिए, जो बहुत गरीब तबके की महिलाएं होती हैं उनके लिए 1000-1200 भी बहुत बड़ी बात होती है। उसके अलावा हम स्वावलंबी बनाने का भी काम कर रहे हैं विभिन्न विभागों में आरक्षण देकर। आपको एक जानकारी दे दूं मनु जी कि जो मुद्रा लोन है उसका 66% महिलाएं यूज कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि हमारे जो स्टार्टअप्स हैं, एमएसएमईज रजिस्टर्ड हो रहे हैं, स्व सहायता समूह रजिस्टर्ड हो रहे हैं, इस सब में महिलाओं की एक बड़ी भागीदारी है। ठीक। उसके अलावा मनु जी एक आर्थिक सर्वेक्षण, एक वैश्विक सर्वे रिपोर्ट आई थी जिसमें ये बताया गया था कि अमेरिका के बाद इंडिया एक ऐसी कंट्री है सेकंड पोजीशन पे जहां पर सबसे ज्यादा महिलाओं को स्टार्टअप फंडिंग दी जा रही है। 7000 स्टार्टअप्स महिलाओं के नाम से रजिस्टर्ड है। ये भी एक महिलाओं का जो आत्मनिर्भर बनाने का जो प्रयास माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का है उसको दर्शाता है। मनु जी, आप देखिए आज मध्य प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा द्रोण दीदी हैं, लखपति दीदी हैं, स्व सहायता समूह कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार से, और हम उन्हें स्वरोजगार जनरेट कर, हम उन्हें रोजगार प्रदान करने वाला बना रहे हैं मुद्रा लोन और विभिन्न केंद्र और प्रदेश की योजनाओं के माध्यम से। महिलाओं के कल्याण के लिए तो माननीय प्रधानमंत्री 2024 में महिला एवं बाल विकास के लिए 21,560 करोड़ रुपए का बजट रखा गया, जिसमें कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं महिलाओं को और भी ज्यादा आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उसका जिक्र वंदना जी की तरफ से किया गया। देखिए, केंद्रीय ग्रांट मिली कुल 36% उसमें, तो आप खर्चा तो कर ही नहीं पाए वो पैसा, आप मैचिंग शेयर ही नहीं दे पाए सेंट्रल को, और आपने जो है बजट को लैप्स कर दिया। मेरा सवाल फिर वहीं घूम फिर कर है कि जब आप किसी चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं कर पा रहे, अभी जो अभिजीत मकड़ई जी ने जो हमारी बात कही है, विधायक जी ने वो सही बात की कि 2700 रुपये की आपने कहा था, आपने दिया नहीं, तो 2700 रुपये वो दीजिए। 2000 जब से मोदी जी आए उन्होंने बोनस बंद कर दिया गेहूं पे, उसका गेहूं का बोनस दे दीजिए जब से अब तक का है जो डिफरेंस है। तीसरी बात उन्होंने जो बताया कि 850 रुपए की डीएपी हुआ करती थी, आज 1500 रुपए ज्यादा से हो रही है। और जहां तक महिलाओं का सवाल है तो आपने 3000 सरकार कुछ नहीं कर रही, क्या आपका ये कहना है? मैं आज देखिए जी, बिल्कुल सही बात है। 29.6% जो बच्चियां हैं वो मात्र जो है मिडिल स्कूल में जा रही हैं। प्राइमरी शिक्षा जो है 70% बच्चियों को नहीं मिल रही, मिडिल स्कूल की शिक्षा 70% बच्चियों को नहीं मिल रही। आप अगर बात कीजिए कुपोषण की तो मध्य प्रदेश अव्वल राज्यों में है। आप बात करिए महिलाओं ने जो प्रसव की ये समस्या है वो 50% है। डायल 100 जो है इतने स्पेसिफिक आंकड़े फिरोज जी हो रहे हैं जो आपकी योजनाएं थी, इतने स्पेसिफिक आंकड़े आपके पास कहां से आए हैं? देखिए कि हम लोगों ने निकाले, ये हमारी टीम की, हम लोगों ने जो है ये हमारी रिसर्च है। जगह जगह खबरें आती हैं कि आज डायल 100 में महिला का प्रसव हो गया, सड़क पर महिला का प्रसव हो गया, रोड पर प्रसव हो गया। जो योजना थी, जो मनमोहन सिंह सरकार की योजना थी जननी सुरक्षा योजना, वो जननी सुरक्षा योजना को पलीता लगा दिया पूरी सरकार ने। और ये सामने बजट में दिख रहा है कि जब केंद्र से ही आपको 36% पैसा मिला है, 65% पैसा ही नहीं मिला केंद्र से, तो इसका मतलब योजना को आप सफल योजना मानते हैं या नहीं? ठीक है, इसी बीच कुछ तस्वीरें, ये कांग्रेस के विधायक हैं जो, हाँ दीपक बात कर लीजिए। सिवनी विधायक अभिजीत मकड़ई पहुंचे और आप ये देख सकते हैं इन्हें रोकने का प्रयास यहाँ पर मार्शल की ओर से किया जा रहा है। इसको लेके जाना पड़ेगा। देखिए, ये जो सरकार है, ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये किसानों का अपमान कर रही है। जितने भी मंत्री हैं, मुख्यमंत्री है, विधायक है, ये सभी लोग इसी गेहूं से बड़ी रोटी खाते हैं। और किसान का जो गेहूं है, जो प्रतीक है किसानों का, उसको विधानसभा में जाने से रोक रहे हैं।
ये गलत बात है, गलत बात है। देखिए अरे देखिए इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ गेहूं है, आप लोग देख सकते हैं। ये सरकार से मतलब आपको बोलना पड़ेगा कि सरकार किसान विरोधी ठीक है। तो विधानसभा के बाहर ये हंगामा हो रहा है। कांग्रेस के विधायक यहां पर पहुंचे हुए हैं धान की बालियों को लेकर। वो कोशिश कर रहे हैं कि विधानसभा के अंदर वो जा सके। फिरोज जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा शॉर्ट में, लेकिन 30 सेकंड में ही। फिर वंदना जी आप काउंटर कीजिएगा। देखिए, हिमाचल की सरकार हमारी जो है वो 1500 रुपये देती है, तेलंगाना की सरकार 2000 रुपये देती है, कर्नाटक की सरकार 1500 रुपये देती है, मध्य प्रदेश में 1250 है। आपने कहा था कि 3000 तक करेंगे, एक साल में तो आपने 1 रुपया नहीं हमारी बहनों का बढ़ाया। तो आज हम ये भी बजट में देखेंगे कि आप 3000 रुपये देते हैं या नहीं देते। 1250 से कितना ऊपर हमारे वित्त मंत्री जी अपना दिल खोल के हमारी बहनों के लिए 1250 से ऊपर कितना ऊपर तक लेके जाते हैं, वो भी आज हम इस बात को देखेंगे। कांग्रेस की नजर है। वंदना जी शॉर्ट में काउंटर कर दीजिए। सत्यप्रकाश जी फिर आ रही हूं आपके पास। देखिए मनु जी, कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से लाडली बहना पर प्रश्न चिन्ह लगाती थी, आज इन्होंने स्वीकार कर लिया कि इन्होंने हमारी योजना की कॉपी अन्य राज्यों में की है। तो कहीं ना कहीं लाडली बहना योजना को इन्होंने सार्थक योजना, एक महत्वपूर्ण योजना साबित कर दिया है। और जिस प्रकार से बार बार उस पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, आज उसका उत्तर स्वयं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता दे रहे हैं कि हिमाचल में भी इस प्रकार की योजना चल रही है। ये कांग्रेस की ही दी हुई योजना है। दूसरी चीज, ये कांग्रेस की दी योजना है वंदना जी। फिरोज जी, आपके समय में मैंने नहीं बोला था। दूसरी चीज मनु जी, हम महिलाओं को राशि देने के साथ साथ स्वावलंबी बनाने का कार्य कर रहे हैं। 1 लाख ड्रोन दीदी जो हमने बनाई, लखपति दीदी, ये सारे कार्य कर रहे हैं। ये लोग क्या करते हैं? ये लोग, इनकी सरकारें जहां आती हैं वहां बेरोजगारी भत्ते जैसी मानसिक रोग वाली चीजें दे देते हैं, जिससे लोग पंगु बन जाएं और इनके ऊपर डिपेंड हो जाएं और इनकी सरकारों के ऊपर डिपेंड हो जाएं। हमने तो विभागों में आरक्षण दिया है, आज हमारी सरकार ने ठीक है आज महिलाओं ठीक है, काउंटर आ गया, आगे बढ़ाया। आपका काउंटर आ गया सत्यप्रकाश शर्मा जी। मुख्यमंत्री ठीक है, आपकी बात आ गई, काउंटर आ गया है। सत्यप्रकाश शर्मा जी, क्या कहीं इम्प्लीमेंटेशन में कोई कमी रह रही है जिसकी वजह से सरकार की मंशा साफ है, सरकार की तरफ से योजनाएं जारी की जाती हैं लोगों के लिए, लेकिन क्या वो सही समय पर सही व्यक्ति तक पहुंच रही हैं? देखिए मनु जी, सत्य हमेशा बोल देना चाहिए। मध्य प्रदेश देश का वो राज्य है, चाहे किसी की भी सरकार रही हो, जिसने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सबसे पहले कदम उठाए। चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो या फिर लाडली बहना योजना हो। देखिए, जेंडर रेशियो पर सबसे पहले अटैक किया गया यहां पर कि जेंडर रेशियो कैसे बढ़े। जब महिलाओं की संख्या बढ़ेगी तब उनका सशक्तिकरण होगा। सुरक्षा के भी कई उपाय किए गए। हालांकि ये मान के चलिए आप, जब 50% पॉपुलेशन मध्य प्रदेश के अंदर लगभग महिलाओं की है, तो प्रदेश का विकास बगैर इस पॉपुलेशन के विकास के कैसे हो सकता है। इस तरफ जो कदम उठाए गए हैं, देखिए लाडली बहना योजना, इसमें कोई दो राह नहीं। एज ए एनालिस्ट अगर मैं बात करूं तो ये स्टेट के एक्सचेकर पर बड़ा बर्डन है। ये कहीं ना कहीं एक तरीके से फ्रीबीज ही है। अगर हम सशक्त महिलाओं को बनाना चाहते हैं तो स्टार्टअप के माध्यम से, एज ए सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, नौकरियां प्रदान करने के माध्यम से, या एमएसएमई के माध्यम से, या इंडस्ट्री में उनको प्रोत्साहन करके इस आधार पर भी हम बढ़ाया जा सकता है। चूंकि किसी चीज पर आश्रित होना, हालांकि किसी चीज को आगे बढ़ाने के लिए कभी सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, वो सपोर्ट के रूप में लाडली बहना योजनाओं को अच्छा माना जा सकता है। लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन अन्य राज्यों ने इसलिए किया है क्योंकि आप जानते हैं कि ये वोट को खींचने वाली बड़ी महत्वपूर्ण योजना है जी। पिछले 2023 में इस लेकिन योजना ने, सत्यप्रकाश जी, अच्छी बात यह है कि अब अभी तो कोई चुनाव नहीं है। हाँ, इसके बावजूद भी वो चल रही है। तो मैं कह तो रहा हूँ कि आप फर्स्ट टर्म में हमने माफी के साथ आपको रोक रही हूँ। हमारे सहयोगी दीपक के पास कुछ खास तस्वीरें। दीपक
जी आप मेरे पीछे की तस्वीरें देखिए, यहाँ पर कर्ज की पोटली और गले में जंजीर बांधकर यहाँ पर जो कांग्रेस के विधायक है, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के साथ प्रदर्शन करने गांधी मूर्ति के पास पहुंचे और क्या बोल रहे हैं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, आप उनकी बात सुनिए। इसलिए हमने ये पोटली सर पर रखी है आम जनता पे, ये कर्ज की पोटली है और ये जंजीर आम जनता पे कर्ज की जकड़ी जंजीर। ये कर्ज की पोटली आज सर पर रखी, हर मुद्दे पे बात करने के लिए तैयार है, हर बात पे चर्चा करने को तैयार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार न सदन चलाती न बात करना चाहती है। सर ये जंजीर बांधकर पहुंचे, अब एक बार इनका प्रिंट वाला को जान दो। ठीक है, आप ये तस्वीरें देखिए, जो गले में जंजीर और सर पे जो पोटली रख के पहुंचे, हमारे साथ विधायक मौजूद है। सर आप हाथों में तख्ती, सर पे पोटली और जंजीर बांध कर पहुंचे हुए हैं प्रदर्शन करने। देखिए, ये जो सरकार मोहन यादव सरकार है, ये कर्ज पे कर्ज लेते जा रही है, लेकिन युवाओं का क्या है? मैं एक युवा विधायक हूँ, हमारे युवा अगर परीक्षा की बात करते हैं, नौकरी की बात करते हैं, तो हमारे पे झूठे केस लगाते हैं, डंडों से पीटा जाता है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार सिर्फ कर्जा लेके, उनके बड़े बड़े व्यापारी से कर्जा लेके। और कोई महत्वपूर्ण तस्वीर आए तो फिर से हाथ उठाइएगा, लेकिन सत्यप्रकाश शर्मा जी आप अपनी बात पूरी करें, लेकिन इससे पहले इस पर कॉमेंट कीजिएगा। जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से सांकेतिक रूप से सरकार पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, अलग अलग तरीके से विधानसभा के बाहर हंगामा हो रहा है। देखिए मनु जी, इस बार अपोजिशन कांग्रेस ने विरोध के नए तरीके इजाद किए हैं। कभी नकली सांप लेकर, कभी मुंह पर काला मास्क बांधकर, तो कभी काली पोटली रखकर। हालांकि लोकतंत्र में ये विरोध का तरीका अच्छा है। अगर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है तो ये कम से कम उन्होंने नहीं किया। इससे अपोजिशन की जो पब्लिक में इमेज है, कहीं ना कहीं वो एक पॉजिटिव की वे में जाती है। तो ये पहली बार मैं देख रहा हूं कि उमंग सिंघार के लीडरशिप में इस प्रकार का जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन एक चीज है, देखिए अपोजिशन को विरोध करना चाहिए, लेकिन फैक्ट पर विरोध करें, फैक्चुअल चीजों पर विरोध करें। हर चीज पर विरोध ना होना चाहिए, क्योंकि आपका विरोध उन मुद्दों पर हो जिस अच्छा सत्यप्रकाश जी, एक प्रैक्टिकल सी बात मैं पूछूं, शॉर्ट में आप बताइएगा। अब तो बजट बन चुका है, थोड़ी देर में बजट पर हस्ताक्षर हो जाएंगे, फिर पेश कर दिया जाएगा। तो अब टाइमिंग इंपॉर्टेंट है ना। अब क्या फायदा है इस तरह के प्रदर्शन करने का? आप एक महीने से बनाते ना पूरा माहौल सरकार के खिलाफ। वो तो मैंने कहा नहीं, वो सिर्फ तरीका क्या है कि अपने आप को मीडिया में लाना, पब्लिक में ये इमेज प्रस्तुत करना कि हम आपके लिए सरकार के खिलाफ खड़े हैं। लेकिन मेरा कहने का वो चीजें आनी चाहिए जो फैक्ट हो। जो आप जब तक आप एनालिसिस नहीं करेंगे बजट का, वो तब होगा जब बजट प्रस्तुत हो जाएगा। उसके बाद आप उन मुद्दों को उठा सकते हैं कि ये अच्छा है या बुरा है। आज तो किसी को भी पता नहीं है कि बजट है क्या। अभी जब बजट प्रस्तुत होगा तब पता लगेगा, उसके बाद ही पता चलेगा। फिरोज जी माफी चाहूंगी, मैं अभी नहीं आ पाऊंगी, मेरे पास वक्त की कमी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अब से कुछ देर बाद 11 बजे सत्र शुरू हो जाएगा और संभवतः 11:30 या 12 बजे से वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट पेश करना शुरू कर देंगे। बजट से जुड़ी हर तस्वीर सबसे पहले जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अपने दर्शकों तक पहुंचाएगा। आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।